माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे आईबीएफ और एमकॉम फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 3 के बारे में। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते समय कौन सी डॉक्यूमेंटेशंस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस, यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरिया है। जब भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है वो डॉक्यूमेंटेशन है। वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं रैशनल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन इज कॉमनली कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ओवरसीज मार्केटिंग, यानी कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि दो कंट्रीज इन्वॉल्व है। एक्सपोर्ट का मतलब यही होता है कि दो कंट्री इन्वॉल्व है। जब दो कंट्रीज इन्वॉल्व है तो दोनों कंट्रीज के जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दोनों कंट्रीज के लॉज डिफरेंट होंगे, इसलिए जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है ओवरसीज मार्केटिंग के अंदर, विच डिस्करेज पीपल फ्रॉम एंटरिंग इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस, जिसकी वजह से ये क्या होता है ना कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स का है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं करना चाहते। डॉक्यूमेंटेशन इज एज मच ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज एज मच ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है। इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस डिस्प्यूट रिड्यूस बिकॉज बोथ बायर एंड सेलर नो लॉज गवर्निंग इन देयर कंट्री, यानी कि अगर हम अपनी कंट्री में क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं, तो दोनों ही बायर और सेलर को अपनी कंट्रीज के लॉज का, रूल्स का, रेगुलेशंस का पता होता है। Buyers and sellers are operating in two countries. The commercial practice and the legal system are different. To safeguard the interest of both the parties, certain document formality become necessary. यानी कि अगर हम इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं तो बायर्स की कंट्री और सेलर्स की कंट्री, दोनों ही कंट्री के जो कमर्शियल प्रैक्टिस है, जो लीगल सिस्टम है वो डिफरेंट है, क्योंकि दोनों पार्टीज क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करती है। तो उन दोनों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उन दोनों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। उसके बाद आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। सच डॉक्यूमेंटेशन इज लिंक्ड विद द क्लेम ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स गिवन बाय ऑलमोस्ट ऑल कंट्री वर्ल्ड ओवर। क्या होता है ना कि जब भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी कंट्री के अंदर गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो हर एक कंट्री क्या करती है, अपने एक्सपोर्टर को कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देती है। ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स कब मिलेंगे हमारे एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट इंसेंटिव तब मिलेंगे जब पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस दिखाए जाएंगे। किसको, डिस्बर्सिंग अथॉरिटी को, उस अथॉरिटी को डॉक्यूमेंटेशन दिखाए जाएंगे जो आपको क्लेम देगी। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव लेना है तो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। Documentation formalities are necessary to enable the exporter to get the contracted goods and to get the sales value as well as to secure export incentives, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी की और किस लिए रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दो पार्टी है। एक्सपोर्टर के पास सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, चाहे वो शिपिंग डॉक्यूमेंट हो, पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो, कमर्शियल डॉक्यूमेंट हो, बिल ऑफ लेडिंग डॉक्यूमेंट हो, शिपिंग बिल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो किसके पास है, हमारे एक्सपोर्टर के पास है, क्योंकि एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, शिप करेगा, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट किसके पास है, हमारे एक्सपोर्टर के पास है। एक्सपोर्टर ये जो डॉक्यूमेंट्स है बैंकिंग चैनल के थ्रू इंपोर्टर तक पहुंचाता है। जब इंपोर्टर के पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट होंगे, तभी इंपोर्टर जो है अपनी कंट्री की कस्टम अथॉरिटी से जाके वो गुड्स को ले सकता है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के एक इंपोर्टर अपने गुड्स को ले नहीं सकता, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको भी अपनी सेल वैल्यू कब मिलेगी, जो पैसे हैं उस गुड्स के कब मिलेंगे, जब वो डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर होंगे, ठीक है। और तो और हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के लिए भी काम आते हैं, यानी कि हमने मेनली 3 चीज़ें पढ़ी। एक तो होता है डिस्प्यूट्स को हटाना, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से डिस्प्यूट कम किए जा सकते हैं। तीसरा, इंपोर्टर डॉक्यूमेंटेशंस का यूज़ करके अपने गुड्स को अपनी कंट्री की कस्टम अथॉरिटी से ले सकता है। थर्ड पॉइंट ये है कि हमारे एक्सपोर्टर को सेल वैल्यू तभी मिलेगी जब उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो गए। फोर्थ पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, जो गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, हर एक कंट्री अपने एक्सपोर्टर को क्या देती है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देती है। लेकिन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स लेने के लिए उस एक्सपोर्टर के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ उसने अपनी कंट्री से गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अब जो हमारे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कमर्शियल पर्सपेक्टिव के लिए, एक होता है लीगल पर्सपेक्टिव के लिए, एक होता है इंसेंटिव पर्सपेक्टिव के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हमें 3 पर्सपेक्टिव के लिए होती है।
कमर्शियल पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव और इंसेंटिव पर्सपेक्टिव। अब इन तीनों को हम देख लेते हैं, इनकी क्या क्या फंक्शन है, इनको फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। कमर्शियल डॉक्यूमेंट क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है और इंसेंटिव डॉक्यूमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कमर्शियल डॉक्यूमेंट क्या होता है और कमर्शियल डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेनली जो दो डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं शिपिंग डॉक्यूमेंट और पॉलिसी डॉक्यूमेंट। शिपिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, जब भी हमारा एक्सपोर्टर अपनी कंट्री से गुड्स को दूसरी कंट्री में इंपोर्टर के पास भेजता है तो उसको शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मिलता है। कहाँ से मिलता है, शिपिंग अथॉरिटी से। उस अथॉरिटी से मिलता है जो उस एक्सपोर्टर के गुड्स को क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी इंपोर्टर तक। ठीक है, चाहे वो सी के थ्रू गुड्स को ट्रांसफर किया गया हो या फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू किया गया हो। शिपिंग डॉक्यूमेंट एक तरीके का प्रूफ है कि एक्सपोर्टर ने अपने जो गुड्स हैं वो शिपिंग कंपनी को दे दिया ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। अगर कोई भी डैमेज होता है, ठीक है, कोई भी नुकसान होता है उस गुड्स को उस एजेंसी की वजह से, तो जो भी शिपिंग कंपनी है वो ही लाइबल होगी उस क्लेम के लिए, वही क्या करेगी, लाइबल होगी उस लॉस के लिए और वही पेमेंट करेगी। उसके बाद होता है हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी किस तरीके की पॉलिसी, यहाँ पे बात की गई इंश्योरेंस पॉलिसी की। जो हमारा एक्सपोर्टर या इंपोर्टर होता है, जो भी हमारा एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है, उस एक्सपोर्ट ऑर्डर में, उस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा होता है कि जो भी गुड्स है वो इंश्योरेंस, जो भी गुड्स है उसका इंश्योरेंस कौन कराएगा, चाहे तो वो एक्सपोर्टर कराएगा या फिर इंपोर्टर कराएगा। गुड्स का इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है, सपोज करो अगर गुड्स शिपमेंट के थ्रू यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के वक्त अगर डैमेज हो जाते हैं, किसी भी तरीके का लॉस हो जाता है या फिर जो गुड्स का नेचर ऐसा है कि वो ख़राब हो गए, किसी भी रीज़न की वजह से गुड्स अगर डैमेज हो जाते हैं, कोई भी कुछ भी हो जाता है उन गुड्स के साथ, तो पॉलिसी हम ले लेते हैं ताकि हमें कवर मिल जाए, ताकि हमें उस लॉस से कवर मिल जाए, ना ही एक्सपोर्टर ना ही इंपोर्टर दोनों में से किसी का लॉस ना हो। तो ये मेन दो डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमारे कमर्शियल डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं। आई होप कि आपको शिपिंग डॉक्यूमेंट के बारे में पता चल गया होगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लैडिंग, एयरवे बिल, पोस्ट पार्सल रिसिट, सर्टिफिकेट या बिल ऑफ एक्सचेंज, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। उसके बाद आता है हमारा कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस क्या होता है, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। कमर्शियल इनवॉइस के लिए हमें कमर्शियल इनवॉइस किस किस वक्त हमें रिक्वायर होता है, जब भी हमें इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, ठीक है, उस समय भी हमें कमर्शियल इनवॉइस की रिक्वायरमेंट होती है। एक्साइज क्लियरेंस के लिए हमें कमर्शियल इनवॉइस की रिक्वायरमेंट होती है। कस्टम क्लियरेंस के लिए, सिक्योरिटी इंसेंटिव्स जो हम लेते हैं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जो हमें मिलता है, उन सभी चीज़ों के लिए हमें जो है कमर्शियल इनवॉइस की रिक्वायरमेंट होती है। कमर्शियल इनवॉइस होता क्या है, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है। इट डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ अ गुड्स सेंट बाय द एक्सपोर्टर, यानी कि ये भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारी की सारी डिटेल मेंशन की जाती है एक्सपोर्टर के द्वारा जिस भी तरीके के गुड्स जो एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर तक सेंड किए हैं। इट ऑल्सो कंटेन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स विच आइडेंटिफाइज द कार्गो ड्यूरिंग शिपमेंट विच आर मेड ऑन द पैकेजेस इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और न्यूमेरिकल्स। तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट के, इस इनवॉइस के अंदर क्या होता है ना कि जो भी एक्सपोर्टर गुड्स सेंड कर रहा है हमारे इंपोर्टर को, उस गुड्स के बारे में पूरी डिटेल होती है। साथ ही साथ एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है वो हमारे उस डॉक्यूमेंट में भी होता है, कमर्शियल इनवॉइस में भी होता है। और साथ ही साथ जो कार्गो होता है ना, कार्गो की जो बॉक्स है, कंटेनर, जिस भी तरीके से कार्गो को शिप किया जा रहा है, उन कार्गो के ऊपर ये मार्क बना होता है ताकि इजीली उन कार्गो को पता चल सके कि ये जो एक्सपोर्टर ने सामान भेजा है उसका सामान कौन सा है, उसका कार्गो कौन सा है। क्योंकि अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क ही नहीं होगा तो किस तरीके से पहचाना जाएगा कि कौन सा जो कार्गो है वो किस एक्सपोर्टर का है। क्योंकि शिपमेंट के दौरान, चाहे वो शिप से रिलेटेड हो चाहे वो एयर कार्गो से रिलेटेड हो, तो उसके लिए हमें पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो भी पोर्ट्स होता है, ठीक है, जो शिपिंग पोर्ट्स होता है उस पर सिर्फ एक शिपर के, एक एक्सपोर्टर का कार्गो नहीं होता, उस पर बहुत सारे शिपर्स के, बहुत सारे एक्सपोर्टर के कार्गो जो होते हैं उस पोर्ट्स पे होते हैं। इसलिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए आइडेंटिफिकेशन मार्क बनाया जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क किस तरीके का होता है, या तो सिंबल के फॉर्म में हो सकता है या फिर नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है। सपोज करो हमारा जो कमर्शियल इनवॉइस है उस पर 1 नंबर लिखा है, तो हमारे कार्गो पे भी 1 नंबर लिखा होगा। यानी कि एक सिर्फ एक सिंगल नंबर नहीं होता, एक पूरी डिजिट होती है, एक पूरा सिंबल्स होता है जो स्पेसिफाई करता है कि ये कार्गो किस एक्सपोर्टर का है। The quantity described on the commercial invoice should neither be less or more than the contracted quantity। यानी कि गुड्स को शिप करने से पहले एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में क्या हुआ होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी की सारी क्वांटिटी मेंशन होगी कि एक्सपोर्टर को कितनी क्वांटिटी चाहिए उस गुड्स की, इंपोर्टर उतनी क्वांटिटी भेजेगा। जो कमर्शियल बिल बनाया जाएगा हमारे
एक्सपोर्टर के द्वारा उसमें सारी चीज़ मेंशन है कि कितने का प्राइस है, कितने के गुड्स है। तो जो भी क्वांटिटी मेंशन की जाएगी ना कमर्शियल बिल इनवॉइस के अंदर, वो उतनी ही क्वांटिटी होनी चाहिए जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई थी क्वांटिटी, ना ही कम होनी चाहिए ना ही ज़्यादा होनी चाहिए। इट इज़ द सेलर बिल गिवन टू द बायर। अब जो हमारा कमर्शियल इनवॉइस है, ये जो बिल होता है ये कौन बनाता है? ये हमारा एक्सपोर्टर बनाता है। और ये बिल जो होता है वो किसको दिया जाता है? बायर को दिया जाता है, ताकि वो क्या कर दे? पेमेंट कर दे। इट कंटेन नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द बायर, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और होती है? बायर का नाम और एड्रेस होता है, कितने यूनिट, एक यूनिट का प्राइस कितना है, कितनी यूनिट सेल की गई है, कितने अमाउंट हुई है, ऑथराइजेशन के सिग्नेचर भी होते हैं। Sometime a contract require a detailed breakup of the amount to be recorded on the invoice for enabling the custom authority in the importing country to calculate import duty। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा कमर्शियल इन्वॉइस होता है ना, जो उसके अंदर अमाउंट लिखी होती है, उस अमाउंट को क्या कहा गया है? पूरी तरीके से स्पेसिफाई करो कि किस चीज़ के कितने अमाउंट लगाई गई है। ठीक है, एक यूनिट का कितना प्राइस है, या फिर वेट के अकॉर्डिंग कितना वेट है, सारी चीज़ को अच्छे से मेंशन करो। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो गुड्स हमारी एक्सपोर्टिंग की कंट्री, एक्सपोर्टर की कंट्री से इंपोर्टर की कंट्री में जब गुड्स को भेजा जाता है, तो इंपोर्टर की कंट्री में गुड्स सीधा इंपोर्टर को नहीं दिया जाता जिसने गुड्स मंगाया है, वो कस्टम अथॉरिटी के पास से होके इंपोर्टर के पास जाता है। तो कस्टम अथॉरिटी क्या करती है? जो भी गुड्स उसकी कंट्री में इंपोर्ट किए जाते हैं उस पर ड्यूटी चार्ज करती है। ठीक है, तो उस ड्यूटी को चार्ज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, जो भी अमाउंट मेंशन होती है कमर्शियल इनवॉइस पे, वो प्रॉपरली होनी चाहिए, ताकि जो ड्यूटी है वो अच्छे से चार्ज की जा सके। उसके बाद आता है इट इंक्लूड टर्म्स ऑफ सेल, दैट इज FOB, CIF एंड C&F एक्सेट्रा, मोड एंड डेट ऑफ शिपमेंट एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट। यानी कि जो कमर्शियल इनवॉइस होता है ना हमारा, उसके अंदर और क्या चीज़ मेंशन होती है? टर्म्स ऑफ सेल की, किस बेसिस पे गुड्स को सेल किया जाए। FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड्स। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है कि जो एक्सपोर्टर है उसकी जिम्मेदारी ये है कि जितना भी कार्गो है उसको शिप में लोड करे। CIF का मतलब होता है कि एक्सपोर्टर की ये जिम्मेदारी है कि जितना भी जो गुड्स एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस गुड्स की कॉस्ट भी पे करे, उस गुड्स का इंश्योरेंस भी पे करे और फ्रेट चार्जेस भी पे करे। कहाँ तक? हम जो इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर के पोर्ट जो होता है, इम्पोर्टर की कंट्री का जो पोर्ट है, शिपिंग पोर्ट, उस पोर्ट तक कॉस्ट भी पे करे और इंश्योरेंस भी पे करे, फ्रेट चार्जेस भी पे करे। अब कॉन्ट्रैक्ट अगर C&F बेसिस पे होता है, यानी कि कॉस्ट और फ्रेट चार्जेस हमारा एक्सपोर्टर पे करेगा, कहाँ तक? जो इम्पोर्टर की कंट्री का पोर्ट है वहाँ तक। ठीक है, इसमें इंश्योरेंस पे नहीं किया जाता। अगर इंश्योरेंस के लिए क्या होता है? CIF, एंड अगर इंश्योरेंस एक्सपोर्टर पे नहीं करेगा तो होता है हमारा C&F। यानी कि कुछ टर्म्स ऑफ सेल होती है जिसको हम इनको टर्म्स भी बोलते हैं। इसका एक सेपरेट यूनिट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है मोड की, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ करोगे, कौन सी डेट को गुड्स को शिप किया गया। ठीक है, कितनी पेमेंट्स है, टर्म्स ऑफ पेमेंट की, किस तरीके से जो हमारा इंपोर्टर है वो पेमेंट करेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंटेशन अगेंस्ट पेमेंट या डॉक्यूमेंटेशन अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके थ्रू जो इंपोर्टर है हमारे एक्सपोर्टर को पे कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे कमर्शियल इनवॉइस में मेंशन होती है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। सबसे पहले जो भी गुड्स सेंड किए गए हैं एक्सपोर्टर के द्वारा, उनकी डिटेल होगी। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा कमर्शियल इनवॉइस पे भी और हमारे कार्गो पे भी। उसके बाद होता है कि कितनी क्वांटिटी जो है हमारे एक्सपोर्टर ने डिलीवर की है, कितनी क्वांटिटी, यानी कि जो क्वांटिटी हमारे कमर्शियल इनवॉइस पे होगी ना, वो सेम क्वांटिटी हमारे कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स पे होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना था वो सेम क्वांटिटी हमारी कमर्शियल इनवॉइस पे भी मेंशन होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। अब क्या कहते हैं कि जो ये कमर्शियल इनवॉइस होता है ये कौन बनाता है? हमारा सेलर बनाता है। किसको देता है? बायर्स को देता है। अब इस बिल के ऊपर है ना, नाम और एड्रेस भी लिखा होता है हमारे बायर्स का। ठीक है, यूनिट प्राइस भी लिखा होता है, अमाउंट भी लिखा होता है और ऑथराइजेशन के सिग्नेचर भी होते हैं इसके ऊपर। और जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे अमाउंट लिखा होता है ना, उस अमाउंट को ब्रेकअप करके दिखाया जाए, ताकि जो हमारी कस्टम ड्यूटी है ना इंपोर्टिंग कंट्री की, वो अच्छे से ड्यूटी को चार्ज कर सके। और एक लास्ट थी कि इसमें ये भी मेंशन होता है कि टर्म्स ऑफ सेल क्या है, मोड
कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया गया है, किस दिन गुड्स को शिप किया गया है, या फिर किस तरीके से हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा। ये थी हमारी कमर्शियल इनवॉइस। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग इज इशू बाय द शिपिंग कंपनी और इट्स एजेंट स्टेटिंग दैट गुड्स आर इधर बीइंग शिप्ड और हैव बीन शिप्ड। यानी कि बिल ऑफ लैडिंग कौन इशू करता है? बिल ऑफ लैडिंग इशू करता है शिपिंग कंपनी। शिपिंग कंपनी इशू करती है या फिर उस कंपनी का एजेंट जो उस कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है, ये एक तरीके का बिल इशू करता है जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ लैडिंग। ये बिल क्या शो करता है कि जो भी आपने गुड्स, जो भी एक्सपोर्टर ने गुड्स अपने पोर्ट पे लेके गया था, या तो उस शिपिंग कंपनी ने उस गुड्स को शिप कर दिया है, रवाना कर दिया है, अपने जो भी गुड्स है उसको लोड करके इंपोर्टर तक भेज दिया है, या फिर वो शिप करेगी। तो एक तरीके की रिसीव क्या होती है, एक बिल होता है जो ये शो करता है कि एक्सपोर्टर ने अपने जो गुड्स है वो शिपिंग कंपनी को दे दिए। अब इसके क्या फंक्शंस होते हैं वो देख लेते हैं। दिस डॉक्यूमेंट एविडेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रिंजमेंट, यानी कि ट्रांसपोर्ट बिटवीन शिपिंग कंपनी एंड द शिपर, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर। यानी कि यहाँ पे एक तरीके का क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? हमारी शिपिंग कंपनी के बीच में और शिपर के बीच में। ठीक है, शिपिंग कंपनी कौन सी है? जो गुड्स को शिप करेगी, जो गुड्स को लेके जाएगी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। और हमारा शिपर कौन है? एक्सपोर्टर भी हो सकता है, इंपोर्टर भी हो सकता है। अगर पहले जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में, अगर उसमें ये मेंशन है कि गुड्स जो है वो शिप एक्सपोर्टर करेगा, तो एक्सपोर्टर क्या बन गया? शिपर। अगर ये मेंशन है उस कॉन्ट्रैक्ट में कि जो शिपर, जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स को इंपोर्टर को अपने डेस्टिनेशन पे देगा, अपने वेयर हाउस में जो है इंपोर्टर को गुड्स प्रोवाइड कर देगा, आगे ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी इंपोर्टर की है, तो यहाँ पे इस केस में जो हमारा शिपर है वो इंपोर्टर बन जाएगा। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्या फंक्शन होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट जो होता है हमारा, ये क्या होता है, किसके बीच में होता है? शिपिंग कंपनी और शिपर के बीच में होता है। ये एक तरीके से एविडेंस का काम करता है, कि प्रूफ का काम करता है कि जो हमारा शिपर है उसने गुड्स को जो है शिपिंग कंपनी को दे दिया है। इट इज़ अ रिसिप्ट गिवन बाय द शिपिंग कंपनी फॉर कार्गो रिसीव बाय इट। ये एक तरीके की रिसिप्ट होती है जो क्या शो करती है कि जो भी हमारा कार्गो है, ये शो करती है कि जो शिपिंग कंपनी है उसको कार्गो मिल चुका है एक्सपोर्टर के थ्रू। कार्गो क्या होता है? गुड्स जो शिप किए जाएंगे। गुड्स जो है वो एक्सपोर्टर ने या इंपोर्टर ने उसको पहुंचा दिए हैं, अब वो आगे शिप कर दिए जाएंगे। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, यानी कि जिसके पास भी ये बिल होगा ना उसी को जो है वो सामान मिल जाएगा। बिल ऑफ लैडिंग इज द ओनली एविडेंस टू फाइल अ क्लेम अगेंस्ट द शिपिंग कंपनी इन द इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी, डिफेक्टिव डिलीवरी और शॉर्ट डिलीवरी ऑफ द कार्गो एट द डेस्टिनेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है। एक तरीके का एविडेंस होता है, एक तरीके का प्रूफ होता है कि जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर है उसने क्या किया, शिपिंग कंपनी को गुड्स दे दिए थे। अगर शिपिंग कंपनी उन गुड्स को डिलीवर नहीं करती है या फिर कोई डिफेक्ट कर दिया डिलीवरी में, या कोई लॉस हो गया शिपिंग कंपनी की वजह से, तो इस तरीके का जो अगर इवेंट होते हैं तो इस केस में जो है एक्सपोर्टर या इंपोर्टर क्या कर सकता है? केस कर सकता है शिपिंग कंपनी के खिलाफ और क्लेम कर सकता है अपने लॉस के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बिल ऑफ लैडिंग। हमने पढ़ लिया बिल ऑफ लैडिंग क्या होती है। एक तरीके की रिसिप्ट होती है, एक तरीके का बिल होता है जो शिपिंग कंपनी के द्वारा मिलता है शिपर को एज अ एविडेंस कि हमारा जो एक्सपोर्टर है उसने गुड्स को क्या कर दिया, उसने शिपिंग कंपनी को गुड्स जो है वो दे दिए। अब जो हमारा बिल ऑफ लैडिंग है वो कितने तरीके का होता है? सबसे पहले आता है रिसिप्ट फ्रॉम शिपमेंट बिल ऑफ लैडिंग। रिसिप्ट फ्रॉम शिपमेंट बिल ऑफ लैडिंग क्या कहते हैं? इट इज इशू बाय द शिपिंग कंपनी व्हेन गुड्स हैव बीन गिवन द कस्टडी ऑफ द शिपिंग कंपनी बट हैज नॉट येट बीन प्लेस्ड ऑन बोर्ड द शिप। यानी कि एक्सपोर्टर ने शिपिंग कंपनी को गुड्स तो पहुंचा दिए, लेकिन वो गुड्स अभी भी शिपिंग कंपनी के पास है, कंपनी ने अभी गुड्स को शिप नहीं किया, यानी कि ट्रांसपोर्ट नहीं किया। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है ऑन बोर्ड शिपिंग बिल। ऑन बोर्ड शिप बिल क्या होता है? इट सर्टिफाई दैट द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड ऑन बोर्ड द शिप। यानी कि ये क्या होता है? ये सर्टिफिकेट होता है, ये एक बिल होता है जो कि शिपिंग कंपनी अपने एक्सपोर्टर को देती है। इस बिल का ये मतलब होता है कि कंपनी ने शिप जो गुड्स है, जो कार्गो है, वो शिप में लोड कर दिया। ठीक है, थर्ड बिल आता है क्लीन बिल ऑफ लैडिंग। इट इम्प्लाइज दैट देयर इज नो डिफेक्ट इन द गुड्स ऑफ द एट द टाइम ऑफ शिपमेंट ऑफ द गुड्स बाय द शिपिंग कंपनी। यानी कि ये क्लीन बिल ऑफ लैडिंग ये कहता है कि जब भी एक्सपोर्टर ने शिपिंग कंपनी को गुड्स दिया था ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, पहले वो चेक करते हैं कि गुड्स सही तो है, गुड्स की में कोई डैमेज या डिफेक्ट तो नहीं है। जब कंपनी चेक कर लेती है, गुड्स सही होते हैं, तो क्या देती है? क्लीन बिल ऑफ लैडिंग देती है कि जो भी हमें गुड्स मिले हैं, जो भी शिपिंग कंपनी को गुड्स मिले एक्सपोर्टर से, वो सही है, उसमें कोई डैमेज नहीं था। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्लाउज या डर्टी बिल ऑफ लैडिंग। ये क्या कहते हैं? विच एक्सप्रेसली डिक्लेयर्स अ डिफेक्टिव कंडीशंस
of the goods, only a clean bill of lading is acceptable for negotiation of document with the bank। यानी कि ये कहता है कि एक क्लीन बिल ऑफ लैडिंग जब तक नहीं मिलेगी, ठीक है, मान लो इसमें ये कहा गया, डर्टी बिल ऑफ लैडिंग ये कहती है कि जब एक्सपोर्टर ने शिपिंग कंपनी को बिल्स गुड्स दिया, कार्गो दिया, जब एक्सपोर्टर ने शिपिंग कंपनी को कार्गो दिया तो उस गुड्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी, डिफेक्ट था, तो जो शिपिंग कंपनी है वो क्या, कौन सा बिल इशू करेगी, क्लाउज और डर्टी बिल ऑफ लैडिंग। अब क्या होता है ना, अगर एक्सपोर्टर को इस तरीके का बिल मिलता है, ठीक है, तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, जिससे हमारे इंपोर्टर से, इंपोर्टर उसकी पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि हमारा इंपोर्टर डिफेक्टिव गुड्स को क्यों लेगा। उसके बाद आता है कंबाइंड बिल ऑफ लैडिंग। कंबाइंड बिल ऑफ लैडिंग क्या कहता है, इट कवर सेवरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर परफॉर्मिंग द कंप्लीट जर्नी फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू द इंपोर्टर्स वेयर हाउस। यानी कि ये क्या होता है कि जब भी एक्सपोर्टर ने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया, गुड्स को शिपिंग कंपनी को दिया, तो वो गुड्स सिर्फ एक कंपनी, एक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू नहीं गए, बल्कि उसमें एक या एक से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया गया, तब हमें मिलता है कंबाइंड बिल ऑफ लैडिंग। इट कवर सेवरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस फॉर परफॉर्मिंग द कंप्लीट जर्नी फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू द इंपोर्टर्स वेयर हाउस। उसके बाद आता है थ्रू बिल ऑफ लैडिंग। थ्रू बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, फर्स्ट कैरियर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द प्रिंसिपल कैरियर फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ द जर्नी। यानी कि जो हमारा फर्स्ट कैरियर होता है वो क्या काम करता है, एज अ प्रिंसिपल कैरियर की तरह काम करता है पूरी की पूरी जर्नी के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। गुड्स में बी शिप फ्रॉम बॉम्बे टू दुबई एंड ट्रांसशिप फ्रॉम दुबई टू अ पोर्ट इन लैटिन अमेरिका। यानी कि जब हमें गुड्स को बॉम्बे से लैटिन अमेरिका तक ट्रांसपोर्ट करना था, लेकिन हाँ, वहाँ पे कोई डायरेक्ट रूट नहीं है जिसका यूज़ करके हम बॉम्बे से सीधा लैटिन अमेरिका में गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दें, इसके लिए हमें दुबई होके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैरियर है वो किसकी तरह एक्ट करता है, प्रिंसिपल कैरियर की तरह एक्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लैडिंग। ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लैडिंग ये कहता है कि जैसे कि हमारा पहले वाला था, यानी कि थ्रू बिल ऑफ लैडिंग जैसे था, वैसे ही हमारा ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लैडिंग भी है। इसमें क्या होता है ना कि डिफरेंस क्या है इसमें, यहाँ पे जो फर्स्ट कैरियर है ना वो किस तरीके से एक्ट करता है, एज अ एक्ट ओनली एज एन एजेंट। पहले में क्या था, थ्रू बिल ऑफ लैडिंग में ये था कि जो हमारा फर्स्ट कैरियर है वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट करता है, लेकिन ट्रांसशिपमेंट में जो हमारा फर्स्ट कैरियर है वो एजेंट की तरह काम करता है। It is same as through bill of lading except that in case of first carrier acts only as an agent for affecting transshipment of cargo। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चार्टर पार्टी बिल ऑफ लैडिंग। चार्टर पार्टी बिल ऑफ लैडिंग क्या कहती है, इट कवर शिपमेंट ऑन अ चार्टर्ड शिप। चार्टर्ड शिप यानी कि जब एक्सपोर्टर क्या करता है, शिप को हायर करता है, तो उस समय क्या मिलता है, चार्टर्ड पार्टी बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग इज अ डॉक्यूमेंट of title that will enable the lawful holder of any of the original bill of lading to take delivery of the goods from part of destination। यानी कि बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, यानी कि जिस भी पर्सन के पास ये डॉक्यूमेंटेशन होगा वही क्या कर सकता है, उन गुड्स की डिलीवरी ले सकता है डेस्टिनेशन पोर्ट पे। यानी कि अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज आता है कि डिलीवरी तो लेगा इंपोर्टर, लेकिन जो बिल है, जो रिसिप्ट है, वो तो मिली है एक्सपोर्टर को, तो एक्सपोर्टर से जो डॉक्यूमेंटेशन है बिल ऑफ लैडिंग का वो इंपोर्टर्स तक कैसे पहुंचा, थ्रू बैंकिंग चैनल्स। बैंकिंग चैनल के थ्रू ही एक्सपोर्टर ने अपना जो बिल ऑफ लैडिंग का बिल था वो इंपोर्टर तक पहुंचा दिया। अब जो भी पोर्ट है, जो इंपोर्टर की कंट्री का पोर्ट है जहाँ पे गुड्स पहुंच चुके हैं, वहाँ से इंपोर्टर गुड्स लेगा, उसको क्या शो करना पड़ेगा, बिल ऑफ लैडिंग। इट इज़ नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इट इज़ अ ट्रांसफरेबल। इसमें कहा ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक ट्रांसफरेबल है। किस तरीके से, ट्रांसफरेबिलिटी एनेबल द बैंक टू पे मनी टू द एक्सपोर्टर अगेंस्ट सरेंडर ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग बिल ऑफ लैडिंग। यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा बिल ऑफ लैडिंग होता है ना, अब बिल ऑफ लैडिंग उसके साथ और बहुत सारे डॉक्यूमेंट जब एक्सपोर्टर इंपोर्टर को पहुंचाता है, तो उन डॉक्यूमेंट्स के बदले ही इंपोर्टर क्या करता है, पेमेंट करता है हमारे एक्सपोर्टर को। क्या डायरेक्टली पेमेंट होती है एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के बीच में, नहीं, बैंकिंग चैनल के थ्रू होती है। एक्सपोर्टर अपने बैंक से डील करता है, इंपोर्टर अपने बैंक से डील करता है। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का जो बैंक होता है वो आपस में क्या करते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करते हैं और पेमेंट्स को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट्स दिए अपने बैंक को, एक्सपोर्टर के बैंक को, एक्सपोर्टर बैंक ने इंपोर्टर के बैंक को वो डॉक्यूमेंट्स दिए
और इंपोर्टर के बैंक ने इंपोर्टर को दिए। इसी तरीके से पेमेंट का प्रोसेस चलता है। डॉक्यूमेंटेशन तभी दिए जाएंगे तब हमारा इंपोर्टर जो है या तो पेमेंट करेगा या एक्सेप्टेंस देगा कि मैं 3 महीने बाद 2 महीने बाद तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। अब उसके बाद आता है हमारा एयरवे बिल। एयरवे बिल क्या होता है? व्हेन गुड्स आर ट्रांसशिप्ड बाय द यूज ऑफ एयर कैरियर, यानी कि जब गुड्स को शिप किया जाए एयर का यूज करके, एयरवे ट्रांसपोर्ट का यूज करके जब गुड्स को क्या किया जा रहा है, शिप किया जा रहा है एक्सपोर्टर से इंपोर्टर तक। उसके क्या फंक्शन होते हैं? फॉरवर्डिंग नोट फॉर गुड्स एक तरीके से एविडेंस का काम करता है। एयरवे बिल जो होता है वो एक तरीके से एविडेंस का काम करता है। रिसिप्ट फॉर द गुड्स टेंडर, यानी कि ये क्या है, एक तरीके से रिसिप्ट होती है जो एक्सपोर्टर को मिलती है, ठीक है, एयरवे कंपनी से। एक तरीके की रिसिप्ट है, एक तरीके का एविडेंस है। अथॉरिटी टू ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि इसका यूज़ करके ही जो इंपोर्टर है वो क्या कर सकता है, गुड्स की डिलीवरी ले सकता है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट के बारे में कि इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, सर्टिफिकेट क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी, मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि इसको हम कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं और मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं। कार्गो यानी कि गुड्स का इंश्योरेंस कराना, मेराइन इंश्योरेंस यानी कि शिप का इंश्योरेंस कराना। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कार्गो ओनर इन द इवेंट ऑफ लॉस और डैमेज टू कार्गो इन ट्रांजिट, यानी कि अगर पॉलिसी ली जाती है तो जो भी ओनर है, चाहे वो ओनर हमारा एक्सपोर्टर हो चाहे वो ओनर हमारा इंपोर्टर हो, तो इन दोनों के इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि अगर किसी भी तरीके का गुड्स को लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है गुड्स, ठीक है, ट्रांजिट के दौरान, तो जो लॉस है वो ना ही एक्सपोर्टर ना ही इंपोर्टर को बियर करना पड़े, बल्कि उसका जो क्लेम है वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे जो रिस्क होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के रिस्क होते हैं, तो उसी तरीके से डिफरेंट टाइप की पॉलिसी जो है वो ली जाती है, यानी कि जितनी ज़्यादा हम कवर लेंगे उतना ज़्यादा हमें क्या प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की पॉलिसी ले। तो बहुत सारी डिफरेंट तरीके की पॉलिसी होती है, बेसिकली 5 टाइप्स की पॉलिसी होती है। फर्स्ट आती है इंस्टीट्यूशन कार्गो क्लाउज ए, जो क्या करती है, मैक्सिमम कवर आपको प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिस्क से बचाएगी। उसके बाद आती है हमारी इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज बी, प्रोवाइड लेस कवर, यानी कि थोड़ा कम कवर प्रोवाइड करती है। और जो हमारा सी क्लाउज है उसमें बिल्कुल ही कम कवर आपको मिलता है, कुछ 2-4 चीज़ों से आपको सेफ्टी मिल जाती है। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशन एंड वार क्लाउज, यानी कि जब भी वार हो, कभी स्ट्राइक की वजह से आपका गुड्स डैमेज हो गया, आपकी कंट्री में नहीं पहुंच पा रहे, तो इससे आपको कवर मिलेगा। अब क्या होता है ना कि जब हम अपने इंस्टीट्यूशन वार एंड स्ट्राइक क्लाउज को किसके साथ कंबाइन कर देते हैं, इंस्टीट्यूशन कार्गो क्लाउज ए के अंदर मिक्स कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें पूरा का पूरा रिस्क जो है कवर मिल जाता है कि हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वार हो, चाहे गुड्स डैमेज हो, चाहे हमें पेमेंट ना मिले, किसी भी तरीके से रिस्क से डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि गुड्स जो हमारे फुली वे में सिक्योर है, चाहे क्या हो जाए, चाहे नेचुरल कैलेमिटी की वजह से लॉस हो, किसी भी तरीके से पूरी तरीके से सिक्योरिटी आ जाती है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस कवर कैन बी सिक्योर्ड फॉर कार्गो गोइंग फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ द कंसाइनर टू द वेयर हाउस ऑफ द कंसाइनी, यानी कि जो इंश्योरेंस कवर है वो सिर्फ ट्रांजिट के लिए नहीं लिया जाता कि रास्ते में कहीं गुड्स ना खराब हो जाए, बल्कि जो भी हमारा एक्सपोर्टर का वेयर हाउस है वहाँ पे गुड्स को इंश्योर कराया जाता है। और ये इंश्योरेंस कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सपोर्टर के वेयर हाउस से इंपोर्टर के वेयर हाउस तक होता है। अब हमने पढ़ना है कि इन FOB एंड C&F, FOB अगर जो भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्टार्टिंग में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये पहले मेंशन होता है कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस बेसिस पे जो गुड्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। अगर FOB और C&F बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि ये क्या होती है, हमारी इनको टर्म्स होती है। इंपोर्टर ऑब्टेन इंश्योरेंस कवर, यानी कि अब इंश्योरेंस कौन कराएगा, इंपोर्टर की जिम्मेदारी है इंश्योरेंस कराना गुड्स का। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है CIF बेसिस पे, CIF बेसिस क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट, यानी कि ये सारी चीज़ें कौन पे करेगा, एक्सपोर्टर, यानी कि इस केस में जो इंश्योरेंस है वो कौन कराएगा, हमारा एक्सपोर्टर कराएगा। इसके बाद आता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इट इज़ अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट विच ब्रिजेज द गैप, टाइम गैप बिटवीन द शिपमेंट ऑफ द गुड्स एंड द रिसीट ऑफ द सेल अमाउंट, यानी कि कमर्शियल, ये एक तरीके का कमर्शियल डॉक्यूमेंट है। ये किस तरीके से काम करता है बिल ऑफ एक्सचेंज, मान लो जो हमारा एक्सपोर्टर है उसने गुड्स सेंड कर दिया हमारे इंपोर्टर तक। अब क्या होता है ना कि इंपोर्टर जो है उसको गुड्स तो मिल गए, लेकिन उसने अभी तक पेमेंट नहीं की, गुड्स मिल गए लेकिन पेमेंट नहीं की। इट इज़ अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट विच ब्रिजेज द टाइम गैप, क्या करता है, एक
टाइम गैप को फिलअप करता है बिटवीन शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड रिसिप्ट ऑफ सेल अमाउंट, यानी कि गुड्स शिप कर दिए लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं मिली। द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज द एक्सपोर्टर। बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता कौन है? एक्सपोर्टर, जिसको हम ड्रॉअर के नाम से जानते हैं। एंड द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे इज द इम्पोर्टर। और उस बिल के बिहाफ, उस बिल को कौन पे करेगा, यानी कि उसमें एक अमाउंट लिखी गई है, हमारे एक्सपोर्टर ने उस अमाउंट को लिखा है कि ये मेरे को पैसा चाहिए इस गुड्स के बदले में, तो ये पेमेंट कौन करेगा? हमारा इंपोर्टर पेमेंट करेगा, उसको हम बोलते हैं ड्रॉई। वाइल द पर्सन हु इज एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट इज द एक्सपोर्टर, यानी कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले, ठीक है, जो पेमेंट रिसीव होगी वो किसको होगी? ड्रॉअर को होगी, जिसने उस बिल को ड्रॉ किया। अब उस केस में उसको हम ड्रॉअर नहीं बोलेंगे, जब पेमेंट रिसीव होगी ना ड्रॉअर को, तो उस केस में वो बन जाएगा पेई, ठीक है, एक्सपोर्टर। द सम ऑफ मनी टू बी पेड बाय द ड्रॉई इज द अमाउंट बिल इन द कमर्शियल इनवॉइस एंड रिकॉर्डेड इन बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो भी अमाउंट पे की जाएगी ना ड्रॉई के द्वारा, वो अमाउंट कितनी होगी? जो भी कमर्शियल इनवॉइस के अंदर अमाउंट लिखी होगी वो सेम अमाउंट जो है बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी हुई होगी, ठीक है। कमर्शियल बिल क्या होता है कि एक बिल पे किया जाता है, एक बिल बनाया जाता है। जब भी हमारा एक्सपोर्टर इंपोर्टर को गुड्स बनाता है, भेजता है, तो बिल तो बनाते हैं। अगर हम भी कहीं पे सामान खरीदने जाते हैं तो हमें भी एक बिल मिलता है ना, उस बिल पे जो अमाउंट होती है हम उतना ही पे करते हैं। इसी तरीके से कमर्शियल बिल पे जो अमाउंट होगी उतना ही पे करेगा ड्रॉई भी। अब जो हमारा बिल है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है साइड बिल, एक होता है यूजेंस बिल। साइड बिल क्या होता है? इन दिस एक्सपोर्टर डज नॉट गिव अ क्रेडिट फैसिलिटी टू द एक्सपोर्टर। इसके अंदर जो हमारा एक्सपोर्टर होता है ना, वो इम्पोर्टर को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देता। मतलब क्या है? इट इज ड्रॉन अंडर डीपी टर्म्स ऑफ पेमेंट। इसका मतलब ये होता है कि एक्सपोर्टर ये कह रहे हैं इम्पोर्टर को, भाई मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दे दूंगा, बदले में तुम मुझे पेमेंट कर देना। अगर तुम पेमेंट नहीं करते हो ना, तो मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा। जब तुम्हें डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिलेंगे, जब इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिलेंगे, तो वो किस तरीके से गुड्स को रिसीव करेगा कस्टम अथॉरिटी से, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट्स लो और पेमेंट दो। साइड बिल के अंदर ये होता है। यूजेंस बिल क्या होता है? अंडर दिस एक्सपोर्टर एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एन एग्रीड टाइम पीरियड। इसके अंदर जो हमारा एक्सपोर्टर है वो बहुत ज़्यादा दयालु है। वो क्या करता है? टाइम पीरियड दे देता है हमारे इम्पोर्टर को। इम्पोर्टर को कहता है, भाई इम्पोर्टर कह रहा है मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा, मेरे को 2 या 3 महीने का टाइम चाहिए। एक्सपोर्टर ने कहा ठीक है 2-3 महीने का टाइम ले लो, लेकिन इम्पोर्टर ने कहा डॉक्यूमेंट्स, कहते हैं डॉक्यूमेंट्स तुम्हें मैं दे दूंगा, लेकिन तुम एक एक्सेप्टेंस दो मुझे कि 2 महीने बाद तुम पेमेंट कर दोगे। इम्पोर्टर ने कहा ठीक है एक्सेप्टेंस ले लो और मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दो। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है, जो कमर्शियल बिल होता है, वो होता है हमारा कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट फॉर मल्टी मॉडल मूवमेंट ऑफ गुड्स इन कंटेनर, यानी कि एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जब हमारा जो गुड्स है उसको एक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके ना करके, बल्कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके इम्पोर्टर तक पहुंचाया जाता है। द मूवमेंट इज़ कैरिड आउट बाय मोर देन वन मॉडल, यानी कि जब गुड्स को हमने क्या किया, एक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके गुड्स को इम्पोर्टर तक पहुँचाया, उसको हम बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट फॉर क्लेमिंग इंसेंटिव्स, यानी कि जब भी हमने इंसेंटिव्स को क्लेम करना होता है, हमने कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट एक एक्सपोर्टर को कब होती है, तब वो इंसेंटिव्स को लेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स मिलते हैं ताकि उनको एक तरीके से बढ़ावा मिले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट करे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी इंसेंटिव्स को क्लेम करने के लिए? प्रायोरिटी अलॉटमेंट ऑफ वैगन। प्रायोरिटी अलॉटमेंट ऑफ वैगन कहता है कि यानी कि जब हमें वैगन क्या होता है, एक तरीके से रेल का बुक्स होते हैं। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर गई। इंसेंटिव ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये किससे, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। क्या होता है ना यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेमिंग इंसेंटिव्स, प्रायोरिटी अलॉटमेंट ऑफ वैगन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक वैगन को अलॉट करना होगा। वैगन क्या होता है, एक तरीके का रेल का एक डिब्बा हमें अलॉट करना होगा, ठीक है, हमें बुक करना होगा। रिबेट इन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक, ये क्या थे, डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेमिंग इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स को अगर हमें क्लेम करना है तो किस वे में हम कर सकते हैं? प्रायोरिटी अलॉटमेंट ऑफ वैगन, रिबेट इन एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज और ड्यूटी ड्रॉबैक। उसके बाद हमारा लीगल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स आते हैं। हमने 3 पढ़े थे कि किस तरीके से, किस पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जो हमें डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है लीगल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट। लीगल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड डॉक्यूमेंट इन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इंपोर्टिंग कंट्रीज को।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट। जब भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली कैटेगरी में आता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर, यानी कि हमारे एक्सपोर्टर के पास अगर एक्सपोर्टर कोड नंबर नहीं है या फिर इंपोर्टर के पास इंपोर्टर कोड नंबर नहीं है तो गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर। अगर आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप यूनिट नंबर 1 को प्रेफर कर सकते हो, जिसके अंदर आपको क्लियरली बताया है एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड नंबर क्या होता है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये जो डॉक्यूमेंट होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी नहीं है होना कि एक्सपोर्टर के पास ये डॉक्यूमेंट हो, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका यूज़ करके जो है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को ले सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है ना तो आप एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को नहीं ले सकते। इट इज़ स्ट्रिक्टली नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना है अपनी कंट्री से तो इस डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपोर्टिंग पर्पज से। लेकिन अगर आपको क्लेम चाहिए, अगर आपको इंसेंटिव चाहिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को, ठीक है, तो जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट होगा ना तभी आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। उसके बाद आती है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में क्या आता है, विच एन एक्सपोर्टर और हिज एजेंट हैज़ टू प्रिपेयर फॉर शिपमेंट ऑफ गुड्स। यानी कि फर्स्ट कैटेगरी में जो दो डॉक्यूमेंट थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड नंबर, दूसरा है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी में डॉक्यूमेंटेशन आते हैं वो आते हैं प्रिपेयर फॉर शिपमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि हमें प्रिपेयर करने होते हैं अपने गुड्स को शिप करने के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, जीआर फॉर्म। जीआर फॉर्म क्या होता है, फॉर ऑल एक्सपोर्ट्स इन फिजिकल फॉर्म अदर देन बाय पोस्ट, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सपोर्ट करना इंक्लूड होता है कि हम किसी भी तरीके का गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन पोस्ट से नहीं कर रहे, पोस्ट का यूज़ करके हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, बाकी और ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें जीआर फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। इसकी दो कॉपी, एक तो होती है ओरिजिनल कॉपी, एक होती है डुप्लीकेट कॉपी। उसके बाद आता है हमारे पास पीपी फॉर्म। पीपी फॉर्म क्या होता है कि फॉर ऑल एक्सपोर्ट टू ऑल कंट्रीज़, हर एक कंट्रीज़ में हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन दो कंट्री को छोड़ के, भूटान और नेपाल, ठीक है, हर एक कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दो कंट्री को छोड़ के, भूटान और नेपाल, ठीक है। अब जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है इसके अंदर वो पोस्ट पार्सल के थ्रू हम क्या करें, गुड्स को एक्सपोर्ट करें पोस्ट पार्सल के थ्रू। लेकिन अगर हम पोस्ट पार्सल का यूज़ ना करके किसी और ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिजिकल फॉर्म में, तो हमें जीआर फॉर्म का रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम पोस्ट पार्सल का यूज़ करके गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पीपी फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन एक्सेप्ट व्हेन मेड ऑन वैल्यू पेबल और कैश ऑन डिलीवरी बेसिस। तो इसके अंदर हमें दो कॉपी चाहिए होती है, एक तो होती है ओरिजिनल कॉपी, एक होती है डुप्लीकेट कॉपी। आई होप कि आपको जीआर फॉर्म और पीपी फॉर्म के बारे में पता चल गया होगा कि जब हमें गुड्स को फिजिकल फॉर्म में क्या करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है अपनी कंट्री से। जीआर फॉर्म में जो है सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है लेकिन पोस्ट पार्सल का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन पीपी फॉर्म में क्या किया जाता है, पोस्ट पार्सल के थ्रू ही अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पीपी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है हमारा सीओडी डॉक्यूमेंट। सीओडी डॉक्यूमेंट क्या होता है, फॉर एक्सपोर्ट टू ऑल कंट्रीज़, यानी कि जब हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हर एक कंट्रीज़ में बाय पोस्ट पार्सल अंडर वैल्यू पेबल और कैश ऑन डिलीवरी बेसिस। वैल्यू पेबल यानी कि जो हमारा इंपोर्टर है वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा, और कैश ऑन डिलीवरी यानी कि जब भी हम डिलीवरी देंगे तभी हमें पेमेंट मिल जाएगी। उसके बाद आता है सॉफ्टेक्स फॉर्म। सॉफ्टेक्स फॉर्म क्या होता है, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कंट्रीज, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जब भी हम गुड्स को, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं नॉन फिजिकल फॉर्म में, तब हमें क्या मिलता है, सॉफ्टेक्स फॉर्म। यानी कि जब हम फिजिकल फॉर्म में करते हैं तो जीआर फॉर्म या बीपी फॉर्म, लेकिन जो गुड्स को नॉन फिजिकल फॉर्म में करते हैं यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पार्ट हो गए, तो ये नॉन फिजिकल फॉर्म में हम गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमें सॉफ्टेक्स फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए 3 कॉपी चाहिए होती है, एक तो ओरिजिनल और 2 डुप्लीकेट। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट लाइसेंस फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। एक्सपोर्ट लाइसेंस होगा, कोड एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड नंबर होगा, तभी आप गुड्स को क्या कर पाओगे, ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, एक्सपोर्ट कर पाओगे। एक्सपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मिलेगा। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द नोटिफाइड एजेंसी, यानी कि जो भी गुड्स आप शिप कर रहे हो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में, उन गुड्स का क्या करवाना है, इंस्पेक्शन कराना है कि अच्छी क्वालिटी के आप गुड्स भेज रहे हो। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, गुड्स कांट बी लोडेड ऑन बोर्ड अनलेस परमिशन फ्रॉम कस्टम अथॉरिटी हैज़ बीन ऑब्टेन, यानी कि आप
जो भी गुड्स अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजोगे, वो शिप का यूज़ करके अगर भेज रहे हो तो गुड्स को लोड करना पड़ेगा शिप में, लेकिन आप गुड्स को तब तक लोड नहीं कर सकते जब तक आपको कस्टम अथॉरिटी की परमिशन ना मिल जाए। तो एक तरीके से डॉक्यूमेंट चाहिए किसका, कस्टम अथॉरिटी से परमिशन का। व्हेन गुड्स आर सेंट बाय एयर और बाय सी, दिस डॉक्यूमेंट इज नोन एज शिपिंग बिल। यानी कि जब हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, या तो एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके या सी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें, तो हमें एक डॉक्यूमेंट मिलता है, जिस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, शिपिंग बिल। ठीक है, और बिल ऑफ लैडिंग भी बोलते हैं शिप, लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है, शिपिंग बिल। उसके बाद कहा गया व्हेन गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय लैंड और बाय रेल, इट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट। यानी कि जब हम गुड्स को लैंड का यूज़ करके या रेल का यूज़ करके भेजते हैं तो हमें क्या मिलता है, एप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर गुड्स का हमें क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं सी और एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, तो हमें मिलता है शिपिंग बिल। उसके बाद आता है हमारा पोर्ट फॉर्मेलिटीज़ एंड कस्टम क्लियरेंस, की पोर्ट पे हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ को परफॉर्म करना है और कस्टम क्लियरेंस क्या है। अब क्या होता है ना कि एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट सेंड रिसिप्ट टू फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट। जो हमारा एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है वो किसको, फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग एजेंट के एक रिसिप्ट भेजेगा टू टेक डिलीवरी ऑफ कार्गो फ्रॉम रेलवे स्टेशन और रोड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। यानी कि ये तो है नहीं कि जो एक्सपोर्टर की कंट्री है उसी कंट्री के अंदर क्या हो, पोर्ट्स हो, उसके पास में हो, तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन तो यूज़ करना पड़ेगा, चाहे तो रेल ट्रांसपोर्टेशन या ठीक है रोड ट्रांसपोर्टेशन। मान लो हमने रेल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया गया उस गुड्स को जो है पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, तो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट जिसने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है वो क्या करेगा, एक फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग एजेंट जो होता है, ठीक है, उसको कहेगा कि तुम है ना कार्गो की डिलीवरी ले लो, कहाँ से, रेलवे स्टेशन से और रोड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से। ये वाला जो कंसेप्ट है ना उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ताकि और अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, पोर्ट फॉर्मेलिटी से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस कंसेप्ट को पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।